वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसमें जो है हम एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस के 1 बाय 1 करके सभी चैप्टरों को समझ और सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, उसी सीक्वेंस में आज हम जो है क्लास 10th का साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जो समझेंगे और सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मेरा यह विश्वास है कि आपका जो है इस चैप्टर में कोई भी डाउट रिमेनिंग नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के हमारे समझ लीजिए कि लाइफ का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ में इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ये जो है क्या है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कन्वीनियंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं और हर जगह, जैसे स्कूल में भी, बसों में भी, हॉस्पिटल में भी, इंडस्ट्री में भी, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट, हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम जो है अपने लाइफ को इमेजिन या अपने डेली रूटीन को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट में फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप फेसबुक या इंस्टा पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो आप जो है हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारे जो है हेडिंग्स हैं और सारे टॉपिक हैं, तो इसलिए इसको समझना आपको ज़रूरी है। चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जनरेट होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और चार्ज में भी क्या, पॉजिटिव प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें लिखा, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो किसी कंडक्टर में मीन्स क्या होता है, जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सके, उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। किस में? कंडक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल। फ्रेंड्स, सेल और बैटरी में भी डिफरेंस होता है। सेल क्या होता है? सेल सिंगल होता है जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट बैटरी क्या होता है? बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। बैटरी में मोर देन 2 सेल्स होते हैं, तो उससे बैटरी बनता है। तो कह रहा है कि इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल या बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। जैसे हम टॉर्च अगर आप लोग देखे होंगे या यूज किए होंगे सेल वाले टॉर्च को, तो उसमें देखते होंगे जब जो है हम प्रॉपर सीक्वेंस में पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग जो है जब सेल्स को या बैटरी को पुट करते हैं तभी जो बल्ब ग्लो करता है। अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब तक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहेगा। प्रॉपर ऑर्डर मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखें, क्योंकि सेल में क्या, सेल या बैटरी में क्या होता है? एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड नेगेटिव होता है। तो प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है और उसके कारण क्या होता है? टॉर्च का बल्ब जो है ग्लो कर जाता है। We have seen that the torch gives light when it switches is on। अब स्विच ऑन क्या होता है? तो जब भी फ्रेंड्स कोई सर्किट होता है, अगर वो क्लोज होता है तो वो ऑन पोजीशन बोला जाता है। अगर वो ओपन होगा तो उसको जो है क्या बोलते हैं? ऑफ पोजीशन बोलते हैं। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट क्या होता है उसको हम आगे बताएंगे। फ्रेंड्स, ये नोट्स जैसा जो हम इसलिए बना लिए हैं ताकि आपको बस चीज़ों को समझाना रहे, लिखने में हमारा टाइम वेस्ट न हो। कह रहा है कि व्हाट डज अ स्विच डू। स्विच क्या करता है? स्विच जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो कर जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, बल्ब ऑफ हो जाता है और इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई जो है कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो स्विच क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिविटी लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब। सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लिंक बनाता है जोड़ने के लिए। ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉन्टिन्यूअस और क्लोज, कॉन्टिन्यूअस मीन्स कि एक जो है फुल, जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक जो है क्लोज सर्किट है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें ये बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है और कहीं भी ये सर्किट ब्रेक नहीं है।
फ्रेंड्स ये ऐसे जो सिंबल दिखाते हैं इसको अमीटर बोला जाता है। अमीटर क्या होता है, तो अमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेजर करते हैं। ये किस चीज़ का सिंबल है फ्रेंड्स, तो ये बल्ब का सिंबल है। आगे भी हम सारे सिंबल्स को वन बाय वन करके जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उनको कैसे हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ये सब चीज़ें आगे और डिटेल में बताएंगे। ये क्या है, की, इसी को की कह लीजिए, प्लग कह लीजिए, स्विच कह लीजिए, ये है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये बैटरी का सिंबल है। तो बैटरी से जो है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या एरो क्या शो कर रहा है, ये जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हमारा क्लॉकवाइज क्या हो रहा है इस सर्किट में, ये जो है इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। और ये क्या है, ये एक क्लोज सर्किट है, क्योंकि जब क्लोज सर्किट होगा तभी जो है क्या होगा, ये जो है बल्ब ग्लो करेगा। अगर सर्किट ओपन रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि हाउ डज वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन उसको प्रॉपर वे में डिफाइन करने के लिए हमको ये जानना होगा, ये डिफिनीशन याद करना होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब किसी भी यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से जो फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज का जो फ्लो है, जो उसका अमाउंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसी को जो है इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया, और टी क्या हो गया, टी जो है आपका टाइम हो गया। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ चार्ज या जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टी, क्यू अपॉन टी भी होता है, जहाँ आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है, चार्ज है, और चार्ज मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टी क्या है, जो भी टाइम दिया रहेगा। फ्रेंड्स इसी से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आई और टी को, तो क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू बन जाएगा आई टी। तो ये भी एक फार्मूला। फ्रेंड्स फिजिक्स में जो है फार्मूले का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके बाद हम सोचेंगे कि जो भी गिवन है उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, और फिर उस फार्मूले को पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स आगे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसी के बेसिस पे। तो दूसरा फार्मूला क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी हो गया, ठीक, इसी फार्मूले से ये बना है। और एक फार्मूला आता है क्यू इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू या चार्ज। मतलब अगर चार्ज पता करना है, क्यू की वैल्यू पता करना है, किसी क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं और आपको क्या करना है, बताइए कितना चार्ज हो रहा है, तो आपको इस फार्मूले पे यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻, नंबर दिया होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। बाई चांस अगर चार्ज दे दिया और पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप क्यू अपॉन ई कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा। कह रहा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके फ्लो का डायरेक्शन जो है मान लीजिए ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट है तो इसका अपोजिट हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स पॉइंट, कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है, SI यूनिट, उसको कूलम या C से डिनोट करते हैं। जो है क्या होता है, ये जो है इक्विवेलेंट होता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, इसको हम A से डिनोट करते हैं। और ये एम्पियर जो है एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंड्री मैरी एम्पियर था, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। और एमीटर हमेशा भी किसी भी सर्किट में क्या होता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। फ्रेंड्स सीरीज में क्या होता है कि एक एंड जो है दूसरे से यहाँ जुड़ा रहेगा और दूसरा जो है मतलब उसी सर्किट में स्ट्रेट वे में जुड़ा रहेगा। एक का हेड दूसरे का टेल जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है फ्रेंड्स? पोटेंशियल देखिए, जब भी मान लीजिए वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए जगह वाटर करंट हो, तो वाटर कब फ्लो करता है? वाटर करंट कब होता है? जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर करंट जनरेट होता है। वाटर कब फ्लो करता है? जब लेवल में डिफरेंस होता है। जब लेवल में डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो करेगा, और वो ग्रेविटी जैसे रहेगी, जिधर हाइट रहेगा जिधर लो रहेगा तो हाई से लो की ओर जो है क्या करेगा, ग्रेडियंट जिधर रहेगा उधर वाटर फ्लो करेगा। वैसे ही फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है हाई से लो की ओर। कह द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर कैन बी डन इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो चार्ज जैसे उस वहाँ जो है क्या ग्रेविटी में डिफरेंस के कारण या लेवल में डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो कर रहा था, वैसे ही जो है चार्ज कब फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में? जब इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होगा, और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। और ये पोटेंशियल को होता है, पोटेंशियल में भी प्रोड्यूस बाय ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेल्स। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? ये डिफरेंस कैसे जनरेट होगा? तो ये बैटरी के द्वारा जनरेट होगा, जिसमें हम बता चुके हैं आपको कि एक बैटरी में क्या होता है? मोर देन वन सेल्स होते हैं। बैटरी क्या होता है? सेल्स क्या होता है? तो सेल में क्या होता है कि सेल में जो है सेल जो है आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं बैटरी क्या है? तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। कह रहा है कि द केमिकल एक्शन विद इन सेल इवन वे नॉन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो कह रहा है कि जो केमिकल एक्शन होता है किसी भी सेल में वो होता रहता है कब? जब कोई करंट जनरेट हो चाहे ना हो, यूज होता रहता है। कह रहा है कि व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट, और उसी सेल को जब हम किसी कंडक्टिंग सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब क्या होता है? तब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिससे क्या होता है? चार्जेज इन मोशन आ जाते हैं, चार्ज मूव करने लगते हैं, और कंडक्टर जो है क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लगता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, कोई डाउट मन में आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो प्लीज़ जो है आप पूछ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी सोचने का समझने का डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग द सेम करंट वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब मान लीजिए कि कोई ये सर्किट है, यहाँ से ये कोई चार्ज है, इस चार्ज को मूव करने में, इस चार्ज को मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से यहाँ मूव करने में जो भी वर्क डन होगा, ठीक है, उस चार्ज के द्वारा जो भी यहाँ से यहाँ जाने में वर्क किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा कैपिटल लेटर के वी से दिखाते हैं। तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, जहाँ डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू वर्क डन है, और क्यू क्या है? तो क्यू आपका चार्ज है। और फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा वोल्ट होता है। और ये वोल्ट जो है नाम किसके द्वारा मिला? तो एक जो है साइंटिस्ट थे एलेक्जेंड्रो वोल्ट, उनके नाम पे ये वोल्ट पड़ा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा 1 पॉइंट से 2 पॉइंट्स तक ट्रेवल करने में जो भी वर्क डन होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय अ चार्ज, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। अब किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर कोई यूनिट डिजिट लिखा है, जैसे मान लीजिए 2 वोल्ट लिखा, तो आप समझ जाएंगे कि 2 क्या है? 2 पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। ठीक है, अगर लिखा है 5 एम्पियर, तो आप समझ जाएंगे कि एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। आई का वैल्यू है, ये वी का वैल्यू है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स लिखा है कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में 2 पॉइंट्स के बीच में 1 जूल वर्क किया जाएगा, किसके द्वारा? टू मूव अ चार्ज 1 किलो। मतलब अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को जो है 1 जूल वर्क करने में इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब एक कूलम चार्ज को 1 प्लेस से दूसरे प्लेस तक, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। ये जूल जो है फ्रेंड्स एनर्जी का वो होता है, एसआई यूनिट होता है। और कूलम पीछे बता चुके हैं चार्ज का। और वोल्ट क्या है? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वैसे ही जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। एम्पियर से बना है आपका एमीटर, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, तो एम्पियर हो गया, और एम्पियर से एमीटर बना है। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को एसआई यूनिट वोल्ट हो गया, और इससे बना है वोल्ट मीटर। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये भी आपको हमेशा याद रखना है, कोई पूछ सकता है कि एमीटर को हमेशा जो हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वहीं वोल्ट मीटर में किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर करना है तो हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स आइए एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कि कितना एनर्जी जो है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो 6 वोल्ट हम पता चल गया कि वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। चार्ज हम जानते हैं कितना, कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक 1 कूलम्ब, और कितना वर्क करना पड़ेगा वही हमको पता करना है। वर्क इक्वल टू एनर्जी, तो जितना एनर्जी रहेगा उतना ही तो वर्क होगा, तो इसीलिए एनर्जी की जगह हम क्या किए, वर्क को ले लिए। अब यहाँ V इक्वल टू W/Q वाला फार्मूला लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम ये ऊपर पढ़े हैं कि वोल्ट क्या होता है, वोल्ट जो है किसी चार्ज के द्वारा एक जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है, तो उसी के रेशियो को हम बोलते हैं। तो इसी फार्मूले में बस रख के सॉल्व कर देंगे। W की जगह कितना है फ्रेंड्स, W हमको फाइंड करना है। Q दिया है 1, V दिया है 6, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो W इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। V का वैल्यू Q का वैल्यू 1 है और V का वैल्यू 6 है, 1 to 6 मतलब 6 जूल हो गया। आइए फ्रेंड्स समझते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखिए सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक जो है सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पीछे हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि उसमें जो आपको एमीटर भी लगा हो सकता है, वोल्ट मीटर भी लगा हो सकता है, रेजिस्टेंस भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वायर होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लीजिए बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ साथ स्विच भी होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट जो है जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम में कन्वेंशनल सिंबल के थ्रू यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं। सर्किट डायग्राम, अ सर्किट डायग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट डायग्राम क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, दिखाने का तरीका है, यूजिंग कन्वेंशनल सिंबल टू स्टैंड फॉर इट्स वेरियस कंपोनेंट। और इसमें ये नहीं है कि बल्ब को अभी जो हम यहाँ ऐसे बना रहे हैं, ग्लो के लिए ऐसे बना रहे हैं, अभी जब मन किया तो बल्ब के लिए ऐसे बना दें या बल्ब के लिए ऐसे बना दें, ये नहीं है। सबके लिए एक कन्वेंशनल सिंबल जो है डिसाइड है, उसी कन्वेंशनल सिंबल का यूज करके हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो है रिप्रेजेंटेशन का एक डायग्राम है, जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनसे मिलके हमारा सर्किट बना होता है, जैसे कि स्विच हो गया, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गया, ये सारी चीज़ें। कुछ इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स आपको हमने सर्किट डायग्राम में यूज होने वाले सिंबल्स को दिखाया है, कन्वेंशनल जो साइन है उनको दिखाया है। फ्रेंड्स ये सिंबल जानना आपको इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कहीं भी कोई सर्किट डायग्राम दिया रहे तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ जो है क्या जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए ये एक दिया है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसे बना होगा तो वो इलेक्ट्रिक सेल हो गया। यही जो ऐसे दिया है तो ये जो है स्विच है, स्विच ये भी है, स्विच ये भी है, लेकिन ये ओपन है, मतलब इसमें बल्ब ग्लो जो है नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है, क्लोज है, इसमें बल्ब ग्लो करेगा। ये क्या है, ये सिंबल जो है फ्रेंड्स ऐसे, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब ये वायर एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये वायर ज्वाइंट है, मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, तो एक रेजिस्टर का यूज सिंबल है, ये अमीटर हो गया। ऐसे ही लिखा रहेगा तो उसको मतलब अगर ऐसे ही लिखा है, यहाँ V लिखा रहेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, वोल्ट मीटर बोल देंगे।
ये क्या है फ्रेंड्स, ऐसे बना हो जिसमें मतलब एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना के उसमें एरो बना हो या ऊपर से ऐसे बना हो, तो इसको हम लोग रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस क्या होता है चेंज होता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रियोस्टेट क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए होते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, सर्किट में जो है अलग अलग रेजिस्टेंस चेंज करके और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है, ओम्स कौन थे, तो जॉर्ज साइमन ओम जो है एक फिजिक्स थे, जर्मन फिजिक्स थे। उन्होंने जो है क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो है एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने बताया था कि द करेंट आई फ्लोइंग इन ए मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल। तो उन्होंने एक रिलेशन बताया था किसके बारे में, तो किसी भी मेटेलिक वायर में किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाली करंट में और उस सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसके बीच में। द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ टू मेटेलिक वायर, जैसे मान लीजिए एक एंड ये हो गया वायर का, एक इंटू ये वायर का हो गया, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने बताया था कि जो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस फ्लो होने वाले करंट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो आई भी इंक्रीज करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो आई भी डिक्रीज करेगा। अगर आई इंक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। अगर आई जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है डिक्रीज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये किसने बताया था, तो ओम जी ने बताया था। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। फ्रेंड्स, तो उसी चीज को देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे कि V क्या है, V जो है I के, और ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कब है, जब टेम्परेचर क्या हो, रिमेन सेम हो, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provides that its temperature remains same। अगर टेम्परेचर सेम है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो किसी भी वायर में जो है फ्लो होने वाले करंट का जो है रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के दोनों एंड्स होंगे कंडक्टर के, उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रेंड्स, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। इसको रेशियो में लिखेंगे तो V बाई आई इक्वल टू क्या हो गया, एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को उन्होंने क्या बताया था, R बताया था। R फॉर क्या होता है, रेजिस्टेंस। और इसी से एक फार्मूला बना कि V इक्वल टू आई आर। अगर कांस्टेंट यहाँ R लिखा है तो V और ये I का R मल्टीप्लाई कर देंगे तो V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करेंट और उसमें उत्पन्न होने वाले जो रेजिस्टेंस है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये ओम का लॉ हो गया और इसका फार्मूला हो गया, जहां आर आपका रेजिस्टेंस है, आई आपका करंट है और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का होता है 1 ओम होता है। ओम का सिंबल ऐसे ओम, ओम्स लॉ से ये ओम बना हुआ है। 1 ओम इक्वल टू क्या होता है, तो 1 ओम जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर के इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग 1 ओम बोलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़े हैं कि V इक्वल टू आई आर। अगर हम लिखते हैं कि V इक्वल टू आई आर तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, I इक्वल टू हो जाएगा आपका, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, जो यहाँ लिखा है इसी फार्मूले से बना हुआ है। अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो बस आपको पढ़ना है क्या क्या दिया है, क्या फाइंड करना, बस उसमें वैल्यू पुट करिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है फ्रेंड्स। अगर फार्मूले पता है और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो आप जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम आई इक्वल टू वी बाई आर वी सी दैट करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रेजिस्टेंस। तो इससे हमको पता चल रहा है कि कोई करंट जो है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। वैसे ही जैसे भीड़ ज़्यादा होता है तो हम धीरे धीरे चलते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। भीड़ कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है दौड़े भागे चलते हैं ताकि हमको समय जो है क्या लगे, कम लगे। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो में जो रुकावट होता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा और जितना जो रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट जल्दी फ्लो करेगा। कह रहा है इफ रेजिस्टेंस इज डबल,
अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ देता है कि अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट। पीछे हम बताएं ना कि रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। कहाँ पे, किसी भी सर्किट में। उसमें वो है, जैसे मान लीजिए रियोस्टेट ऐसा एक डिवाइस होता है, इसमें 2 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, 6 ओम का अलग अलग जो है क्वांटिटी का जो है आपका क्या लगा रहेगा, उसमें जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, जो रेजिस्टेंस निकाल देंगे उसका वैसे यूज करेंगे, तो वो रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, किसी सर्किट में यूज करते हैं। अब फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट डिपेंड्स। तो फ्रेंड्स कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो वो 3 फैक्टर हैं। पहला जो है कंडक्टर का लेंथ, दूसरा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन और तीसरा कंडक्टर का मटेरियल, वो मेटल का है, नॉन मेटल का है, किस मेटल का है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर मेटल का अलग अलग कंडक्टिविटी होता है। सब मेटल जो है इलेक्ट्रो बराबर जो इक्विवेलेंट जो इक्वल जो है वो कंडक्टिविटी नहीं होती है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सिल्वर है। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए अगर कोई बल्ब ग्लो कर रहा है तो मान लीजिए वही बल्ब है, वही बैटरी है, लेकिन अगर लेंथ वायर का लेंथ ज़्यादा है तो उसका जो है ग्लो कम हो जाएगा। अगर वायर का लेंथ कम है तो ग्लो क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि जब लेंथ ज़्यादा कर देंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बराबर पहुँच ही नहीं पाएगा। फिर वैसे ही रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ये जो है एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स अब इन्हीं से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इन दोनों से मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू देखिए सॉरी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको जो है रो बोला जाता है, RHO रो, ये रो का सिंबल है। और इसको जो है रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि वेयर रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इससे जो है किसी भी कंडक्टर के जो रेजिस्टिविटी का पता करते हैं। और रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है, ये ध्यान रखिए कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है वो 10 टू द पावर, इसको ओम मीटर भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ SI यूनिट जो है क्या है, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी आप उसी को जो है मोह बोला जाता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ जो कंडक्टर होता है, जो गुड कंडक्टर होते हैं, वो 10 टू द पावर -8 ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक होता है। वहीं जो इंसुलेटर होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती है, उनका रेजिस्टिविटी जो है 10 टू द पावर 12 ओम मीटर से लेके 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक होता है। और दोनों, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी हो, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि रेजिस्टेंस को हम R से दिखाते हैं, रेजिस्टिविटी को हम क्या करते हैं, रो से दिखाते हैं। रेजिस्टेंस जो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR है। तो I और V के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी L/A इंटू R, सॉरी ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L। अगर किसी भी कंडक्टर का आपसे रेजिस्टिविटी पूछेगा तो आप रेजिस्टेंस और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी फाइंड हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस का जो है SI यूनिट ओम होता है, वहीं रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स, अब देखिए उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रेजिस्टिविटी R का क्या होता है, रेजिस्टेंस का मीटर क्या होगा, ओम हो गया।
वहीं एरिया का क्या होगा फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर हो गया। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर काट देंगे क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। कह रहा रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। एलॉय क्या होता है, 2 मेटल से मिलकर जो बना होता है उसी को तो एलॉय बोलते हैं। तो उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट जो मेटल होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है उनसे ज़्यादा होता है। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। एलॉय क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो बर्न नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए जो है जितने भी मैक्सिमम जो हमारे हीटिंग डिवाइसेज हैं, हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब मतलब क्या है, ये आजकल वाला जो वो एलईडी बल्ब और CFL बल्ब की बात नहीं कर रहे हम, वो येलो वाला जो बल्ब होता है जो कांच से बना होता है उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, इस सब में क्या होता है, हम एलॉय का यूज करते हैं फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि वो जो है जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो कोई भी रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन किस में करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। हम पीछे बता चुके हैं लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो है डिटेल में समझेंगे। तो हमेशा जो है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 2 टाइप से होता है, 1 इन सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है मैं बस उस नीडी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं जिसको जो है गांव में ट्यूशन नहीं मिलता है या कोई दिक्कत है, वो पढ़ नहीं पाता है। तो मेरा ये प्रयास है कि उस तक ये वीडियो पहुंचे और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं ताकि वो किसी से पीछे न रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, नीडी तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही वीडियो हर सब्जेक्ट का क्लास 9th और 10th CBSE बोर्ड का आप तक पहुंचा सकूं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का जो है फिगर है। इसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3। ये एक सर्किट है, यहाँ ये स्विच लगा हुआ है, ये आपका बैटरी हो गया, यहाँ एमीटर लगा हुआ है। उसके साथ साथ जो है ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये क्या है, ये सारे जो है आपको एरो दिखाए दे रहे हैं। ये जो है बता रहे हैं फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन। ये जो है सीरीज में कॉम्बिनेशन है, क्यों, क्योंकि इसका एक इंड जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इंड इसमें, मतलब दोनों कंडक्टर में जुड़ा हुआ है। और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या है, इस सर्किट के पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ये टेल है, ये हेड है, तो इसका टेल क्या है, इसके हेड से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब हेड टेल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वैसे ही ये जो है क्या है, एक सर्किट डायग्राम फिगर है जिसमें जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे गए हैं। देखिए अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, ये थर्ड रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन तीनों का जो हेड है वो एक जगह है और टेल क्या है, एक जगह है। इसलिए इस प्रकार का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है, ये स्विच हो गया और ये बैटरी हो गया। ये फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी कहीं कॉम्बिनेशन कोई सर्किट डायग्राम दिया है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो है सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आप यही देखेंगे। अगर हेड टेल का कॉम्बिनेशन है, मतलब पहले रेजिस्टेंस का हेड और दूसरे रेजिस्टेंस का टेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो सीरीज होगा। अगर दोनों का हेड एक जगह है, दोनों का टेल एक जगह है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो प्लीज़ जो है आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम बताएंगे। अब फ्रेंड्स जो है हम यहाँ जो है दोनों का, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके डेराइवेशन करेंगे कि फार्मूला कैसे बनता है, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जो है पता करेंगे कि रेजिस्टेंस का सम क्या होगा, और क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सम हम कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, और ये एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है, यहाँ बैटरी लगा हुआ, ये स्विच है। तो फ्रेंड्स ये एक सर्किट डायग्राम हो गया जिसमें 3 रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो कंसीडर द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड 3। ये देखिए फ्रेंड, डेरिवेशन में आपको ईच स्टेप को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे और समझ पाएंगे। इसलिए बहुत केयरफुली देखिएगा, समझिएगा, डाउट आए क्वेश्चन में कमेंट में पूछिएगा। तो ये R1, R2, R3 3 हमारे रेजिस्टेंस हो गए। अब मान लेते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें फ्लो ऑफ करंट जो है क्या होगा, ये जो है इक्वल होगा हर जगह। जितना करंट यहाँ होगा उतना करंट यहाँ होगा, उतना करंट यहाँ होगा, उतना ही करंट रेजिस्टेंस के बीच में होगा, वो सब जगह करंट जो है इक्वल होगा।
तो बाई ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सीरीज में याद रखना है कि करंट जो इक्वल होता है पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहता है। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर हम जानते हैं, तो जब करंट इक्वल है तो V1 इक्वल टू R1 हो जाएगा, मतलब पहले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, दूसरे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा, तीसरे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री बन गया। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू आई आर हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कहाँ से? ओम्स लॉ से। कह रहा है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो तीनों रेजिस्टेंस में V का वैल्यू होगा, जो तीनों रेजिस्टेंस में V का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये सबका कॉम्बिनेशन होगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री हम लिख ही चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, बस V1 V2 V3 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू हम लिख चुके हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, और करंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फ्रेंड्स इन तीनों में हम I देख रहे हैं, तो I को जब कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया, और इस I को, ये I यहाँ प्रोडक्ट में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V बाई आई इक्वल टू R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम जानते हैं कि जब V इक्वल टू आई आर होता है तो V बाई आई क्या होगा, V बाई आई इक्वल टू R होगा, और ये R क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस के सम क्या होता है, इक्वल होता है। टोटल रेजिस्टेंस जो है किसी सर्किट डायग्राम में हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। कब? जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब। चलिए वैसे ही नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए हम पीछे बता चुके हैं आपको कि इन दोनों का, तीनों का हेड, तीनों का टेल क्या है, एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। फ्लो ऑफ करंट जो क्या है, ऐसे है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है करंट चेंज होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि तीन रेजिस्टेंस हो गए R1 R2 R3, और तीनों क्या हैं, तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, तो I जो है चेंज होगा, लेकिन V क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसीलिए I इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो इसीलिए I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3 होगा फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं कि टोटल जो I होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, और I1 I2 I3 का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो बस जो हम क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू हम यहाँ रख दिए, और फिर इन तीनों में हम देख रहे हैं कि V क्या है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम पहले बता चुके हैं कि V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 बाई R1, यहाँ बचेगा 1 बाई R2, यहाँ बचेगा 1 बाई R3। तो I इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई, अब ये V क्या होगा फ्रेंड्स, ये V जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में हो जाएगा। तो I बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। फ्रेंड्स जब V इक्वल टू आई आर था, ठीक, तो हम लिखे थे R इक्वल टू क्या लिखे थे, हम लिखे थे R इक्वल टू V बाई आई। लेकिन ये क्या उल्टा है, तो उल्टा है, तो इसको अगर हम लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 बाई आर इक्वल टू आई बाई वी कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ आई बाई वी है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या कर दिए, 1 बाई आर कर दिए। 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, या फार्मूला आप कह सकते हैं, फार्मूला हो गया। फ्रेंड्स अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो है हमारे आपके लाइफ में बहुत सारा उपयोग है, क्योंकि हम जो है आयरन करते हैं कपड़ों को, तो उसमें भी इसी का यूज होता है। हीटर पे खाना बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। येलो वाला बल्ब ग्लो करते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। तो बहुत सारे यूजेज क्या हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का है हमारी आपकी लाइफ में। करा इफ अ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस ज़्यादा, कोई सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूली गेट्स डिस्पैच इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर मान लीजिए कि टोटली रेजिस्टिव हो, बस रेजिस्टेंस ही उसमें सर्किट में लगा हुआ हो, तो क्या होंगे, बैटरी का जो भी एनर्जी होगा वो जो है कंटिन्यूसली ख़त्म होता जाएगा। और किस फॉर्म में ख़त्म होगा, तो हीट के फॉर्म में ख़त्म होगा। कब?
जब वो जो है सर्किट टोटली रेजिस्टिव होगा, तब बस रेजिस्टेंसी लगा होगा तब। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेज, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब जगहों पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज होता है। अब सपोज दैट फ्रेंड कि कोई जो है सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रही है, उसमें रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए उसमें वी है, दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अब मान लीजिए लेट द टाइम टी ड्यूरिंग विच चार्ज क्यू फ्लो, मान लीजिए टाइम टी तक जो है कोई चार्ज क्यू क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में एक एंड से यहाँ तक के बीच में। तो जो वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या होगा, वी इंटू क्यू ही तो होगा। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इस चार्ज को यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाने में जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो जो है वी क्यू के प्रोडक्ट के बराबर ही तो होगा। तो फ्रेंड्स इसी से मिल के बना है P इक्वल टू वी क्यू बाई टी। हम जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम होता है। भाई जिसके जितना पावर होगा उतने देर तक वर्क जो है करेगा। तो उसी फार्मूले से यहाँ P जो है पावर हो गया, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और Q हो गया आपका चार्ज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इक्वल टू वी क्यू। तो इसी से इसमें हम पुट कर दिए अपॉन T। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि Q बाई टी क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पीछे ही, I होता है, करंट होता है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, वी आई हो गया। कब, जब Q बाई टी की जगह हम I। अब क्वेश्चन में दिया क्या, अगर मान लीजिए आपसे P पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है या हीट एनर्जी का पूछ रहा है, ये हीट एनर्जी ही मान लीजिए, P को हीट एनर्जी मान लीजिए, हीटिंग इफेक्ट का जो हीट एनर्जी है। तो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए Q दिया है, T दिया है, V दिया है, तो हम P इस फार्मूले से पता करेंगे। अगर क्वेश्चन में बस V और I दिया है और P पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो आपको क्वेश्चन रीड करने के अकॉर्डिंग जानना है कि क्या क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। इसी से फ्रेंड्स बना है H इक्वल टू वी आई टी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि H V तो V ही हो गया और Q इक्वल टू आई टी भी हम क्या किए थे, पढ़े थे पीछे। तो H इक्वल टू वी आई टी, या फिर V की जगह अगर हम I रख देंगे, जैसे मान लीजिए H इक्वल टू वी आई टी लिखे हैं तो V इक्वल टू हम आई आर जानते हैं इंटू आई और इंटू टी। तो देखिए ये I और ये I मिलकर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से ये बना है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड हैं। तो आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में हमारे दिया क्या, उसके अकॉर्डिंग हमको यूज करना है। तो ये हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है फ्रेंड्स, तो पावर पीछे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी बताएं फिजिक्स में एक डिफिनीशन है, वहीं से इलेक्ट्रिक पावर आया कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इट डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट से कोई जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इसी को हम लोग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, V इक्वल टू आई होता है। अब यहाँ V इक्वल टू आई आर रख देंगे तो पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है। फिर I, अगर यहाँ जो है I की जगह हम V और R का वो रख देंगे तो पावर इक्वल टू आपका I इक्वल टू आई आर होता है। तो आई आर होता है तो यहाँ पे जो हम क्या कर देंगे, फार्मूला रख देंगे ओम्स लॉ वाला, V इक्वल टू आई आर वाला। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर भी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का, तो छोटी यूनिट के लिए हम वाट का यूज करते हैं, अगर वही ज़्यादा यूनिट है तो उसको जो किलो वाट करते हैं। और हम जानते हैं कि 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 3, सॉरी 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 वाट। फ्रेंड्स 1 वाट क्या होता है, तो 1 पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। जो कमर्शियल यूज होता है, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का, उसका कंजम्पशन जो हम मेजर करते हैं 1 किलो वाट आवर में। और फ्रेंड्स इसका वैल्यू क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। कैसे बना, तो 1 किलो वाट के लिए 1000 वाट लिख दिया। 1 आवर में हम जानते हैं कि आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 सेकेंड हो जाएगा। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हुआ।
इसके बेसिस पे आप जो है प्लीज़ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं हो पाया, डाउट आया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही हम फिर नए वीडियो, नए चैप्टर, नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे।